नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। इस समय हम लोग एक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें विलियम शेक्सपियर के सारे इंपॉर्टेंट प्लेस के इंपॉर्टेंट लाइंस, कैरेक्टर्स और फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर के प्ले एज यू लाइक इट को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखो, एज यू लाइक इट एक पास्टोरल रोमांस है। पास्टोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू विलेज, देहात से संबंधित, और रोमांस का मतलब होता है प्रेम प्रसंग। तो एज यू लाइक इट देहात से संबंधित एक प्रेम प्रसंग की कहानी है। एज यू लाइक इट का सोर्स विलियम शेक्सपियर ने टॉमस लॉज की रोजलिंड से लिया है। और सोर्स बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एज यू लाइक इट प्ले में जो हीरोइन होती है उसका नाम भी क्या होता है? रोजलिंड होता है। तो उसी से आपको एसोसिएट करना है कि विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट का सोर्स कहां से लिया है? टॉमस लॉज की रोजलिंड से लिया है। देखो, एज यू लाइक इट जो प्ले है उसके कुछ एक सीन की सेटिंग छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी सेटिंग कहाँ होती है? फॉरेस्ट ऑर्डर में होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर की वन ऑफ द फोर ग्रेट कॉमेडीज है। देखो, फोर ग्रेट कॉमेडीज के लिए मैंने आपको कोड बताया था, 12 मर्चेंट लाइक्स नथिंग। 12 से आपको याद करना था 12 नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट और मच एडो अबाउट नथिंग। ये विलियम शेक्सपियर की फोर ग्रेट कॉमेडीज हैं। देखो, विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस को कैटेगरी वाइज, वो भी ऑथेंटिक डेट के साथ, मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराया है। उस वीडियो को एग्जाम के पहले एक बार आपको जरूर देखना है। सारे के सारे 37 प्लेस कैटेगरी वाइज, वो भी डेट के साथ आपको याद हो जाएंगे। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखो, इस प्ले में 4 मैरिजेस होते हैं। उस मैरिजेस के लिए आपको छोटा सा कोड याद रखना है। एसपी का टी रोको, एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का टी ट्रेवलिंग अलाउंस रोको। देखो, कोई एसपी होगा, उसने अपना ड्यूटी अच्छे से नहीं किया होगा तो गवर्नमेंट ने उसका टीए रोक दिया। बस यही आपको याद रखना है। एसपी का टीए रोको। एसपी से आपको याद रखना है सिल्वियस और फीबे। फीबे एक फीमेल कैरेक्टर होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये एक सेफर्डिस होती है और सिल्वियस ये एक सेफर्ड होता है। तो सिल्वियस की शादी किससे होती है? फीबे से होती है। और टी से आपको याद रखना है टच स्टोन और ड्रे। तो टच स्टोन जो कि एक फूल होता है, उसकी शादी एक सेफर्डिस से होती है, ऑड्रे से। और आरओ से आपको याद रखना है रोजलिन की मैरिज किससे होती है? ऑरलैंडो से। और सीओ से आपको याद रखना है सीलिया की शादी किससे होती है? ओलिवर से। तो ये कोड अगर आपको याद होगा तो चारों मैरिजेस बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। एसपी से सिल्वियस फीबे, टी से टचस्टोन ऑड्रे, आरओ से रोजलिन ऑरलैंडो और सीओ से सीलिया ओलिवर। रोजलिन जब अपनी जान बचाने के लिए फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाती है तो अपनी सिक्योरिटी के लिए अपना रूप बदल लेती है। और वो जो है एक कंट्री मैन का रूप धारण कर लेती है और अपना नाम क्या रखती है? गैनमीट रखती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये जो है रोजलिन का जो है डिस्गाइज्ड नेम है। और रोजलिन की जो चचेरी बहन होती है सीलिया, वो भी अपना रूप बदल लेती है। हालांकि वो अपना जेंडर नहीं बदलती है, वो सिर्फ अपना नेम बदल लेती है। और एलिना जो सीलिया होती है वो गैनमीट की बहन बन जाती है। देखो, इस प्ले में 3 ऐसे पेयर्स होते हैं जो लव एट द फर्स्ट साइट के विक्टिम होते हैं, यानी जिनको पहली नजर में प्यार हो जाता है। पहला पेयर होता है रोजलिन ऑरलैंडो का। पहली बार जब रोजलिन ऑरलैंडो को देखती है तो सी फॉल्स इन लव एट द फर्स्ट साइट। ठीक वैसे ही ओलिवर जब फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में पहली बार सीलिया को देखता है तो ही ऑल्सो फॉल्स इन लव एट फर्स्ट साइट। और फिबी जो कि सेफर्डिस होती है, उसने भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जब पहली बार गैनमीट को देखती है तो वो भी फॉल्स इन लव एट द फर्स्ट साइट की विक्टिम हो जाती है। तो ध्यान रखना, ये 3 ऐसे पेयर्स हैं जो लव एट द फर्स्ट साइट के विक्टिम होते हैं। देखो, प्ले के लास्ट में एक अनाउंसमेंट होता है कि यूजरपिंग ड्यूक यानी ड्यूक फ्रेडरिक किसी सन्यासी से मिलता है और उसको ज्ञान प्राप्त होता है जिससे उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और वो ये निर्णय लेता है कि वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह करके वो अपने पापों का प्रायश्चित करेगा और जैक्स उसका साथ देगा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग इस प्ले के मेजर और माइनर कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पहला कैरेक्टर है ड्यूक सीनियर। ड्यूक सीनियर ड्यूक फ्रेडरिक का बड़ा भाई होता है। ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर पर देशद्रोह करने का आरोप लगाता है, ट्रेटर होने का आरोप लगाता है और ड्यूक सीनियर की पोजीशन और पावर को जबरदस्ती ले लेता है, ग्रैब कर लेता है और ड्यूक सीनियर को बैनिश कर देता है, एक्साइल कर देता है। और ड्यूक सीनियर जाके फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में शरण लेते हैं। तो ध्यान रखना, ड्यूक सीनियर बड़े भाई होते हैं और इनके छोटे भाई का नाम रहता है ड्यूक फ्रेडरिक। और ये जो है यूजरपर होते हैं। यूजरपर का मतलब होता है जो किसी के पद या शक्ति को जबरदस्ती हड़प ले, उसको हम यूजरपर कहते हैं। और ड्यूक सीनियर को एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है रोजलिंड।
और ड्यूक फ्रेडरिक को भी एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है सीलिया। नेक्स्ट कैरेक्टर है टचस्टोन। ये एक कोर्ट फूल होता है या क्लाउन होता है, ठीक है। रहता तो ये फूल है लेकिन बहुत ही समझदारी की बात करता है टचस्टोन। टचस्टोन ये वही कैरेक्टर होता है जिसको रोजलिंड और सीलिया जब फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डर में जाती है तो अपने साथ लेके जाती हैं ताकि वो बोर ना हो, टचस्टोन उनको एंटरटेन कर सके। टचस्टोन की मैरिज किसके साथ होती है? ऑड्री के साथ होती है जो कि एक सेफर्डेस होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लिबाओ। ये फ्रेडरिक के कोर्ट का एक कोर्टियर होता है, दरबारी होता है। ये जो है फ्रेडरिक के ट्रेचरस बिहेवियर को पसंद नहीं करता है। और लिबाओ वही कैरेक्टर होता है जो रोजलिंड, सीलिया और टचस्टोन को ये बताता है कि चार्ल्स की रेसलिंग, चार्ल्स का मैच एक यंग बॉय ऑरलैंडो के साथ होने वाला है। तो ध्यान रखना, लिबाओ ये फ्रेडरिक के कोर्ट का कोर्टियर होता है, चार्ल्स ये रेसलर होता है। ध्यान रखना, ये रेसलर होता है और इसका मैच किसके साथ होता है? ऑरलैंडो के साथ होता है और फॉर्चुनेटली ऑरलैंडो चार्ल्स को हरा देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सर राउलेंडी बॉयज के फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं। सर राउलेंडी बॉयज की डेथ हो चुकी है। सर राउलेंडी बॉयज रोजलिंड के फादर ड्यूक सीनियर के बड़े अच्छे मित्र होते हैं और जाहिर सी बात है ड्यूक फ्रेडरिक के फिर वो दुश्मन होंगे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ऑरलैंडो चार्ल्स को रेसलिंग के मैच में हरा देता है तो ड्यूक फ्रेडरिक बहुत खुश होते हैं और ऑरलैंडो को अप्रिसिएट करते हैं। लेकिन जब वो बताता है कि वो सर राउलेंडी बॉयज का लड़का है तो फिर ड्यूक फ्रेडरिक का बिहेवियर बदल जाता है और ड्यूक फ्रेडरिक ऑरलैंडो को वहां से तुरंत जाने के लिए कहता है। तो ध्यान रखना, सर राउलेंडी बॉयज ये जो है ड्यूक सीनियर के बड़े अच्छे मित्र होते हैं। सर राउलेंडी बॉयज के 3 लड़के थे। सबसे बड़े लड़के का नाम था ओलिवर डी बॉयज, उसके बाद जैक्स डी बॉयज और तीसरे लड़के का नाम था ऑरलैंडो डी बॉयज। डी बॉयज ये सरनेम है। जो सबसे बड़ा लड़का ओलिवर होता है ये बहुत ही ग्रीडी होता है। वो एनी हाउ ऑरलैंडो की हत्या कराकर पूरी प्रॉपर्टी को अपने नेम करना चाहता है। जैक्स का रोल उतना ज्यादा नहीं होता है क्योंकि ये पढ़ाई के लिए बाहर गया। एक चीज और मुझे यहाँ पे ऐड करना है, जैक्स नेम का एक और कैरेक्टर होता है और उसके नेम की स्पेलिंग में आपको सी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैक्स होता है और ये एक डिसकॉन्टेंटेड मेलंकलिक लॉर्ड होता है और जबकि जैक्स जिसके नेम की स्पेलिंग में सी है वो जो है सर राउलेंडी बॉयज का एक लड़का होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है एडम। ये सर राउलेंडी बॉयज फैमिली का बहुत ही पुराना नौकर होता है। सर राउलेंडी बॉयज के मरने के बाद एडम किसके लिए काम करता है? ऑरलैंडो के लिए काम करता है। और ऑरलैंडो जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाता है तो एडम को भी अपने साथ में लेके जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डेनिस। ये भी सर्वेंट होता है और ये सर राउलेंडी बॉयज के सबसे बड़े लड़के ओलिवर का सर्वेंट होता है। देखो, जब ड्यूक सीनियर को उसका छोटा भाई ड्यूक फ्रेडरिक एग्जाइल कर देता है तो ड्यूक सीनियर अपने कुछ फेथफुल कोर्टियर के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाके शरण लेते हैं और इनके कुछ जो फेथफुल कोर्टियर्स होते हैं उनमें से एक होता है जैक्स जो कि एक डिसकॉन्टेंटेड मेलंकलिक लॉर्ड होता है। दूसरा होता है एमियंस, ये भी जो है ड्यूक सीनियर का एक अटेंडिंग लॉर्ड होता है और साथ साथ में इसमें एक और विशेषता होती है कि ये एक म्यूजिशियन भी होता है। इसके अलावा जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में कुछ लोकल लोग रहते हैं जैसे फीबी, एक फीमेल कैरेक्टर है। ये एक प्राउड सेफर्डेस होती है और इसकी शादी किससे होती है? सिल्वियस से होती है। सिल्वियस एक सेफर्ड होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है ऑड्री। ये कंट्री गर्ल होती है और ऑड्री की मैरिज किसके साथ होती है? आपको कोड याद आ रहा है, टी, यानी टच स्टोन के साथ ऑड्री की मैरिज होती है। कोरिन ये एक सीनियर सेफर्ड होता है और विलियम नाम का भी एक कैरेक्टर होता है जो कि एक कंट्री मैन होता है। और इसके अलावा एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है सर ओलिवर मार्कटिस्ट। ये क्यूरेट होता है। क्यूरेट का मतलब होता है किसी भी चर्च में छोटे लेवल का जो प्रिस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूरेट बोलते हैं। तो देखो, इतने सारे मेजर और माइनर कैरेक्टर्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। कैरेक्टर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग इस प्ले के इंपॉर्टेंट लाइंस को डिस्कस करेंगे। पहली लाइन है, सिंस द लिटिल बिट दैट फूल्स हैव was silenced, the little foolery that wise men have makes a great show। ये लाइन सीलिया टचस्टोन से एक्ट 1 सीन 2 में बोलती है। इसके बाद भी एक लाइन है, उसको भी एक साथ कवर करेंगे। The more pity that fools may not speak wisely about what wise men do। लाइन टचस्टोन एक्ट 1 सीन 2 में बोलता है। देखो, रोजलिंड और सीलिया एक दूसरे से बड़े हल्के फुल्के टॉपिक पर ऐसे चिट चैट कर रहे होते हैं, तभी टचस्टोन वहां पहुंचता है
और पहले तो इन दोनों को वो एंटरटेन करता है, फिर बाद में टचस्टोन कहता है कि देखो, मैं बहुत ही सेंसिटिव मैटर पे बात करने वाला हूँ। मैं रोजलिंड के बैनिस्ड फादर ड्यूक सीनियर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सीलिया टचस्टोन को इस टॉपिक पर बोलने के लिए मना करती है, तो रिटर्न में टचस्टोन इस लाइन में कहता है, द मोर पिटी। कितने दुख की बात है, जब कोई वाइस मैन, कोई बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य करता है तो फूल्स को मना कर दिया जाता है उस पर बोलने के लिए, या फूल्स को मना कर दिया जाता है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। तो ध्यान रखना, ये लाइन जो है टचस्टोन एक्ट 1 सीन 2 में बोलता है। तो टचस्टोन की बात से एग्री करते हुए सीलिया इस लाइन में कहती है कि जब से फूल के पास जो कुछ भी थोड़ी बहुत समझ है, विवेक है, उसको बोलने के लिए मना कर दिया गया है, तब से जो वाइस मैन छोटी मोटी गलतियां करता है वो स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। तो ध्यान रखना, इस लाइन को सीलिया टचस्टोन से एक्ट 1 सीन 2 में कहती है। तो दोनों लाइन आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लाइन है, ब्यूटी प्रोवोक थीव्स सूनर देन गोल्ड। ये लाइन रोजलिन एक्ट 1 सीन 3 में बोलती है, और ये लाइन रोजलिन तब बोलती है जब उसका चाचा ड्यूक फ्रेडरिक आता है और रोजलिन को धमकी देता है कि तुम देश को छोड़ के चली जाओ, नहीं तो तुम मार दी जाओगी, क्योंकि तुम भी अपने फादर की तरह ट्रेटर हो। हालांकि ये झूठा आरोप उसके ऊपर लगाया जाता है। तो फिर रोजलिन की कजन सीलिया रोजलिन को सजेशन देती है कि क्यों ना हम लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले। इस बात को सुनकर रोजलिन अपनी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा डर जाती है। फिर ये लाइन बोलती है कि ब्यूटी प्रोवोक्स थीव्स सूनर देन गोल्ड। रोजलिन कहती है कि देखो, जो चोर, उचक्के या लफंगे होते हैं वो धन से ज्यादा ब्यूटी की तरफ आकर्षित होते हैं। और यही कारण होता है कि रोजलिन अपने आप को एक मेल कैरेक्टर के रूप में डिस्गाइज कर लेती है और अपना नाम रखती है गैनमेट। और सीलिया जो है अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है और अपना नाम रखती है एलिना। नेक्स्ट लाइन है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है, बहुत आसानी से आप पहचान लेंगे, ये ड्यूक सीनियर के द्वारा लाइन बोली गई है एक्ट 2 सीन 1 में। देखो, इस लाइन में ड्यूक सीनियर बहुत ही गहरी बात बोलता है। वो कहता है कि कोई भी चीज कितनी भी बुरी हो, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई अच्छी चीज जरूर समाई रहती है। वो कहता है, देखो, मेरा छोटा भाई जो ड्यूक फ्रेडरिक था, उसने मेरे ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया, मुझे राज्य से एग्जाइल कर दिया, मेरी पूरी पावर और पोजीशन को उसने ग्रैब कर लिया। मेरे साथ बहुत सारा मिसफॉर्चून हुआ, लेकिन फिर भी कहा ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि मैं नेचर के काफी नजदीक आया, नेचर से मेरा बहुत ही क्लोज कम्युनियन हुआ, और नेचर के भिन्न भिन्न मूड्स, चाहे वो प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट हो, दोनों को मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो ध्यान रखना, इस लाइन में ड्यूक सीनियर की पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाया गया है। नेक्स्ट लाइन है, वी दैट आर ट्रू लवर्स run into strange capers. But as all is mortal in nature, so is all nature in love, mortal in folly. ये लाइन जो है टचस्टोन एक्ट 2 सीन 4 में बोलता है। कैपल्स का मतलब होता है खुश होकर के उछल कूद करना। देखो, टचस्टोन पहला ऐसा कैरेक्टर होता है जो लव सिक का विक्टिम होता है, और टचस्टोन की लव के नेचर के बारे में जो समझ होती है वो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक होती है। और इस लाइन में टचस्टोन ये कहता है कि देखो, प्यार में व्यक्ति बड़े मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, लेकिन मूर्खतापूर्ण कार्य करके ही व्यक्ति ह्यूमन बनता है। तो ध्यान रखना, ये लाइन जो है टचस्टोन के द्वारा बोली गई है एक्ट 2 सीन 4 में। नेक्स्ट लाइन है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री who loves to lie with me and turn his merry note onto the sweet bird's throat. ये लाइन एमियंस एक्ट 2 सीन 5 में बोलता है। एमियंस ये ड्यूक सीनियर का लॉर्ड भी होता है और म्यूजिशियन भी होता है। ये एक्चुअली एमियंस के द्वारा एक गीत गाया जाता है, उसी की लाइन होती है। एमियंस सभी को एक ओपन इनविटेशन देता है, सभी का आह्वान करता है कि जो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आके रहना चाहे वो रह सकता है। वो ये कहता है कि अगर कोई न्यू कमर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आता है तो वो जो है छायेदार ब्रिज के नीचे लेटे और इस तरह के गीत गाए कि उसके गीत के बोल और जो बर्ड्स गाती हैं उसके गीत के बोल मिलकर एक हो जाए। वो ये कहना चाहता है एमियंस कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की जो लाइफ है वो पूरी तरह से केयर फ्री और स्ट्रेस फ्री है। यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार की एनिमोसिटी और राइवलरी नहीं है। यहाँ पे जो है अगर कोई दिक्कत है तो सिर्फ एक दिक्कत है कि यहाँ पे अनप्लीजेंट विंटर विंड है, और जो इतना बहादुर हो, जो इस अनप्लीजेंट विंटर विंड को सह ले, तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से बेहतर जगह रहने के लिए कोई नहीं है। तो ध्यान रखना, ये लाइन
एमियंस एक्ट 2 सीन 5 में बोलता है। नेक्स्ट लाइन है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ आर नॉट सो अनकाइंड एज मैन्स इनग्रेटिट्यूड। एक और लाइन है, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग एंड मोस्ट लविंग मियर फॉली। ये दोनों लाइन जो है एमियंस के द्वारा जो गीत गाई जाती है उसी की लाइंस होती है, और ये लाइन आती है एक्ट 2 सीन 7 में। देखो अब तक क्या होता है, जितने भी मेन कैरेक्टर्स होते हैं उन सबको अपने लाइफ में विश्वासघात, धोखाधड़ी, चालबाजी का सामना करना पड़ता है। इस समय सभी लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आके इकट्ठा हुए हैं और सभी लोग दुखी हैं। इसी बीच जो है जैक्स, जो कि ड्यूक सीनियर का एक लॉर्ड होता है, वो एमियंस को रिक्वेस्ट करता है कि देखो भाई, हम सभी का मूड जो है काफी भारी है, कोई एक गीत गाओ जिससे हम लोगों का मूड थोड़ा हल्का हो जाए। और एमियंस एक गीत गाता है और उस गीत की ये लाइन होती है, ब्लो ब्लो द विंटर विंड। एमियंस कहता है विंटर विंड को कि तुम और तेज बहो, फिर भी तुम उतने बुरे नहीं हो जितना मनुष्य के द्वारा किया गया विश्वासघात, धोखाधड़ी या चालबाजी है। तो ध्यान रखना, ये लाइन एमियंस के द्वारा बोली गई है। और उसी के बाद ये लाइन आती है, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग एंड मोस्ट लविंग मियर फॉली। कहता है कि बहुत सारी जो दोस्ती होती है वो सब झूठी होती है, और बहुत सारा जो लव होता है वो सिर्फ मूर्खता से भरा हुआ होता है। उसके कहने का मतलब होता है कि व्यक्ति जो है डबल फेस्ड होता है। एक तो अंदर जो है कुछ होता है और बाहर कुछ होता है। बाहर बड़ी मीठी-मीठी बात करेगा और अंदर उसके माइंड में कॉन्स्पिरेसी चलती रहेगी। तो ध्यान रखना, एमियंस के द्वारा एक गीत गाई जाती है एक्ट 2 सीन 7 में, उसी में ये दोनों लाइन्स आती हैं। नेक्स्ट लाइन है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल मैन एंड वुमेन मैनली प्लेयर, they have their actors and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages। ये लाइन जैक्स एक्ट 2 सीन 7 में बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और इस लाइन में विलियम शेक्सपियर ने लाइफ के फिलॉसफी को बहुत ही सुंदर तरीके से डेपिक्ट किया हुआ है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं जैक्स के थ्रू, ये जो पूरा वर्ल्ड है वो एक स्टेज है, बहुत बड़ा रंगमंच है। सभी मनुष्य, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और जिनका रोल अभी शुरू होने वाला है उनका जन्म हो रहा है, और जिनका रोल पूरा हो जा रहा है उनकी डेथ हो रही है। और जन्म और मरण के बीच में हम 7 स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं। पहला स्टेज वो कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी के रूप में, जब हम वोमिटिंग करते हैं, क्राई करते हैं। और दूसरा जो स्टेज होता है जब हम एक स्कूल बॉय के रूप में होते हैं, अनविलिंगली स्कूल जाते हैं। तीसरा वो कहते हैं एज ए लवर के रूप में। और फोर्थ स्टेज में हम एक सोल्जर के रूप में होते हैं। और फिफ्थ स्टेज में हम एक जज के रूप में होते हैं। और सिक्स स्टेज में वंस अगेन हम फिर से ओल्ड एज की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब हमारी बॉडी वीक होने लगती है, स्किन पर झुर्रियां पड़ने लगते हैं और नाक पे चश्मा लटक जाता है। और सेवेंथ स्टेज हमारी ओल्ड एज की होती है, और ये सेकेंड चाइल्डहुड की अवस्था होती है, जब हमारे आंखों में ना तो रोशनी बचती है, ना मुंह में दांत बचते हैं, और ना ही हमारे पास समझ या विवेक होता है। तो ध्यान रखना, इस लाइन को जैक्स एक्ट 2 सीन 7 में बोलता है। नेक्स्ट लाइन है, हेलन सिक बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपाट्रास मजेस्टी, अटलांटास बेटर पार्ट, सैड लुक्रेसियास मोडेस्टी। ये एक लेटर की लाइन होती है जिसको सीलिया रोजलिन के लिए पढ़ती है। देखो होता ये है कि ऑरलैंडो रोजलिन को बहुत पसंद करता है और इस समय फॉरेस्ट ऑफ हार्डन में होता है। रोजलिन की याद में वो बहुत सारे पोएट्रीज को कंपोज करता है और उन सारे पोएम्स को फॉरेस्ट ऑफ हार्डन के पेड़ों की पत्तियों पर टांग देता है। उन्हीं लेटर में से ये एक लेटर रहता है जो सीलिया पढ़ती है रोजलिन के लिए। इस लेटर में ऑरलैंडो रोजलिन की फिजिकल ब्यूटी को अप्रिसिएट करते हुए लिखता है कि रोजलिन का जो फेस है वो ट्रॉय के हेलन जैसा सुंदर है, लेकिन रोजलिन का जो हार्ट है वो हेलन जैसा ट्रेचरस नहीं है। और रोजलिन क्लियोपाट्रा की तरह बहुत ही इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव क्वालिटी वाली है। और रोजलिन की ब्यूटी की तुलना अटलांटा, जो कि जॉर्जिया की कैपिटल है, उससे भी की जाती है, और सैड लुक्रेसिया की मोडेस्टी से की जाती है। यानी रोजलिन सैड लुक्रेसिया की तरह शालीन और विनम्र है। तो ध्यान रखना, ये जो है लाइन एक लेटर में लिखी रहती है जो सीलिया रोजलिन के लिए पढ़ती है। नेक्स्ट लाइन है, टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स स्पेस विद डाइवर्स पर्संस। ये लाइन रोजलिन एक्ट 3 सीन 2 में बोलता है। और ये लाइन रोजलिन तब बोलती है जब पहली बार रोजलिन की मुलाकात ऑरलैंडो से होती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, कि टाइम कितना हुआ। तो ऑरलैंडो कहता है देयर इज नो क्लॉक इन द फॉरेस्ट। वो कहता है कि फॉरेस्ट में कोई क्लॉक नहीं है। तो रोजलिन कहता है कि जो टाइम है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्पीड से आगे बढ़ती है। कुछ लोगों के लिए जो टाइम है
वो स्लो स्पीड से चलती है, कुछ लोगों के लिए टाइम थोड़ा फास्ट स्पीड से चलती है, और कुछ लोगों के लिए टाइम जो है दौड़ती है, और कुछ लोगों के लिए टाइम जो है रुक जाती है। तो ध्यान रखना, ये लाइन जो है रोजलिन ऑरलैंडो से कहती है एक्ट 3 सीन 2 में। नेक्स्ट लाइन है द वर्स्ट फॉल्ट यू हैव इज टू बी इन लव। ये लाइन जैक्स एक्ट 3 सीन 2 में बोलता है ऑरलैंडो के लिए। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जैक्स और ऑरलैंडो के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, और इस लाइन में जैक्स जब ऑरलैंडो से बातचीत कर रहा था, बहस कर रहा था, तो जैक्स ऑरलैंडो को सजेस्ट करते हुए बोलता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी जो गलती है वो ये है कि जो तुम रोजलिन को लव करते हो। तो ध्यान रखना, ये लाइन जो है जैक्स के द्वारा एक्ट 3 सीन 2 में बोला जाता है। Next line है the truest poetry is the most feigned and lovers are given to poetry and what they swear in poetry may be said as lovers they do feign। ये लाइन टच स्टोन ऑड्रे से बोलता है एक्ट 3 सीन 3 में। और हम सबको पता है कि प्ले के लास्ट में टच स्टोन की ऑड्रे से मैरिज भी हो जाती है, और ये लाइन मैरिज के पहले होती है जब टच स्टोन ऑड्रे को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो जो है बड़ी समझदारी की बात ऑड्रे के सामने बोलता है, और उसी में एक शब्द का यूज करता है पोइटिकल। तो फिर ऑड्रे चूंकि एक सेफर्डिस होती है, कम पढ़ी लिखी होती है, तो टच स्टोन से पूछती है क्या पोइटिकल का मतलब ट्रुथफुल होता है। तो फिर उसी के जवाब में इस लाइन में टच स्टोन कहता है कि देखो, जो सबसे ट्रूएस्ट पोएट्री होती है वो सबसे झूठी होती है, और पोएट्री का यूज कोई भी लवर अपने एम को अचीव करने के लिए करता है, या कोई भी लवर पोएट्री का यूज अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करता है। तो ध्यान रखना, ये लाइन जो है टच स्टोन ऑड्रे को पोइटिकल शब्द का मीनिंग समझाते हुए कहता है एक्ट 3 सीन 3 में। नेक्स्ट लाइन है whoever love that love not at first sight। ये लाइन फीबी सिल्वियस को बोलती है एक्ट 3 सीन 5 में। और इस लाइन में फीबी जो है लव के प्रति अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करती है। फीबी कहती है कि देखो, प्यार वो प्यार नहीं होता है जो पहली नजर में ना हो। देखो, फीबी जो है वो किसको लव करती है, वो गैनमेट से करती थी। सिल्वियस से बिल्कुल वो पसंद नहीं करती थी। हालांकि जब गैनमेट फीबी को समझाती है, तब जो है फीबी जो है सिल्वियस से शादी करने के लिए रेडी होती है। देखो, 3 ऐसे पेयर्स होते हैं जो लव एट द फर्स्ट साइट के विक्टिम होते हैं। पहला रोजलिन ऑरलैंडो, दूसरा ओलिवर सिलिया, और तीसरा फीबे और गैनमेट। तो ये ध्यान रखना, ये लाइन जो है फीबे सिल्वियस से बोलती है एक्ट 3 सीन 5 में। नेक्स्ट लाइन है अ डे विदाउट द एवर नो नो ऑरलैंडो, मेन आर अप्रैल व्हेन दे ऊ, डिसम्बर व्हेन दे वेट, मेट्स आर मे व्हेन दे आर मेट्स, बट द स्काई चेंजेस व्हेन दे आर वाइफ्स। ये लाइन रोजलिन एक्ट 4 सीन 1 में बोलती है, और ये लाइन रोजलिन ऑरलैंडो को ये बताने की कोशिश करती है कि देखो, शादी के पहले और शादी के बाद किसी भी लड़के और लड़की के जीवन में क्या चेंजेस होते हैं। वो यहाँ पे ये कहना चाहती है कि शादी के पहले चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी लाइफ हैप्पीनेस से भरी होती है, और शादी के बाद जो है इनके लाइफ में सिर्फ स्ट्रेस और रिग्रेट बचता है। देखो, यहाँ पे जो अप्रैल मंथ है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ फेब्रुवरी मंथ बहुत ही प्लेजेंट होता है, ठीक वैसे ही इंग्लैंड में अप्रैल मंथ भी बहुत प्लेजेंट होता है। और दिसंबर मंथ हमारे यहाँ भी जो है बहुत ही हार्श और बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, और इंग्लैंड में भी सेम सिचुएशन होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे रोजलिन ऑरलैंडो से कहती है कि जब भी कोई आदमी किसी भी अपने विलव्ड को परस्यू करता है, ऊ करता है, तो वो एज अ अप्रैल मंथ की तरह होता है, यानी बहुत ही प्लेजेंट और हैप्पीनेस से भरा होता है। और जब उसकी शादी होती है तो दिसंबर मंथ की तरह उसका जीवन भी बहुत ही हार्श, कोल्ड और अनप्लेजेंट हो जाता है। और ठीक वैसे ही लेडीज के भी केस में होता है। जब उनकी शादी नहीं हुई रहती है, जब मेट्स रहती हैं, तो उनका टाइम जो है स्प्रिंग टाइम की तरह होता है, और जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तो पूरा ही क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखना, ये लाइन रोजलिन ऑरलैंडो से एक्ट 4 सीन 1 में बोलती है। नेक्स्ट लाइन है द फूल डथ थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। ये बहुत ही सुंदर लाइन है, और ये लाइन टच स्टोन के द्वारा बोली जाती है एक्ट 5 सीन 1 में। देखो, जो फूल होते हैं, चूंकि उनके पास समझ कम होती है, तो वो अपना इवेल्युएशन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। उनके पास थोड़ा सा ही ज्ञान होता है, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति ये कहे कि मुझे सब कुछ पता है, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, वो फूल। और वहीं दूसरी तरफ जो वाइस मैन होते हैं, चूंकि उनके पास समझ ज्यादा होती है, तो वो अपना मूल्यांकन भी अच्छे से कर पाते हैं। वो यही पाते हैं कि जो वो जानते हैं वो बहुत कम है, और उनको जानना बहुत कुछ बाकी है।
तो उस अकॉर्डिंग वाइज मैन अपने आप को क्या समझता है? फूल समझता है। तो ध्यान रखना ये लाइन टच स्टोन एक्ट 5 सीन 1 में बोलता है। नेक्स्ट लाइन है हाउ बिटर अ थिंग इट इज टू लुक इनटू हैप्पीनेस थ्रू अनदर मैन्स आईज। ये लाइन ऑरलैंडो एक्ट 5 सीन 2 में बोलता है और ये लाइन ऑरलैंडो तब बोलता है जब ओलिवर और सीलिया की मैरिज नेक्स्ट डे होने वाली रहती है और उसकी वेडिंग पार्टी में ड्यूक भी आने वाले रहते हैं। कहता है कितनी खुशी की बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी शादी सीलिया से होने वाली है। और उसको कहता है कितना वो फॉर्चुनेट है, जो उसने विश किया वो पूरा भी हो रहा है। और ऑरलैंडो अपने आप को कह रहा है कितना मैं अनफॉर्चुनेट हूँ कि मैंने भी विश किया था कि मेरी शादी रोजलिंड से हो, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाई। ऑरलैंडो की इस लाइन को सुनकर गैनमेट, जो कि रोजलिंड होती है, ऑरलैंडो को कहता है कि देखो तुम भी चिंता मत करो, कल तुम भी अपने शादी की ड्रेस में आना और मैं मैजिक का यूज करके रोजलिन को तुम्हारे सामने प्रेजेंट करूंगा। तो ध्यान रखना इस लाइन को ऑरलैंडो एक्ट 5 सीन 2 में बोलता है। देखो इसी तरीके की लाइन है ओ हेल्प टू चूज लव बाय अनदर आईज। ये लाइन हर्मिया एक्ट 1 सीन 1 में बोलती है और हर्मिया ये लाइन लाइसेंडर से तब बोलती है जब इसका फादर थीसिस हर्मिया की शादी डेमेट्रियस से करना चाहता था। तो हर्मिया लाइसेंडर से ये कहती है कि कितनी दुख की बात है कि अब दूसरे की इच्छा निर्धारित करेगी कि आपको किससे प्यार करना है या फिर किससे शादी करना है। तो ध्यान रखना ये लाइन अ मिडसमर नाइट ड्रीम में हर्मिया के द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट लाइन है इफ इट बी ट्रू दैट गुड वाइन नीड्स नो बुश, दिस इज ट्रू दैट अ गुड प्ले नीड्स नो इपिलॉग। ये लाइन रोजलिन एक्ट 5 सीन 5 में बोलती है और ये इस प्ले का इपिलॉग होता है। इस लाइन में रोजलिन कहती है कि देखो जिस तरीके से कोई चीज बहुत अच्छी होती है उसको एडवर्टाइज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, लोग उसे खुद ही ढूंढ लेते हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई प्ले बहुत अच्छी होती है उसमें भी इपिलॉग की जरूरत नहीं होती है। इपिलॉग एक शॉर्ट स्पीच होती है जो उस प्ले के किसी एक्टर के द्वारा प्ले के लास्ट में बोली जाती है। देखो राइटर इपिलॉग का यूज तब करता है जब किसी प्ले की एंडिंग बहुत प्रॉपर और क्लैरिटी के साथ नहीं होती है। तो इपिलॉग का यूज करके राइटर ये बताने की कोशिश करता है कि जब प्ले एंड होती है तो उसके बाद की स्टोरी क्या होती है। देखो शेक्सपियर के 4 ऐसे प्लेस हैं जिसमें शेक्सपियर को भी एपिलॉग्स को ऐड करना पड़ा है, जिसमें एज यू लाइक इट है, खुद ये एपिलॉग है जो रोजलिन के द्वारा बोली गई है। इसके बाद जो है टेम्पेस्ट जिसमें प्रॉस्पेरो के द्वारा एपिलॉग बोली गई है और हेनरी फोर्थ पार्ट 2 है जिसमें डांसर के द्वारा एपिलॉग बोला गया है और एक और प्ले है हेनरी एट्थ जिसमें भी एपिलॉग का यूज किया गया है। देखो इस तरह से हम लोगों ने एज यू लाइक इट के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाइंस और कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।